सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे और जो इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी करंट था अगस्त 2024 का, उसको सब कुछ कवर करेंगे हम इसी क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मध्यम आय के जाल से बचने के लिए 3I रणनीति प्रस्तावित की? तो 3I रणनीति आप समझते हो क्या होता है? तो 3I रणनीति पहले देखो न्यूज में ये है क्यों, इसको ये समझो। विश्व बैंक के अनुसार चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहित 100 से अधिक देश गंभीर बाधाओं का सामना कर रहे हैं, जो अगले कुछ दशकों में उच्च आय वाले देश बनने के अनेक उनके प्रयासों में बाधा बन सकती हैं। तो उन्हीं को 3I रणनीति, इससे बचने के लिए इन्होंने 3I रणनीति प्रस्तावित की है, जो किसने की है? वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने मध्यम आय के जाल से बचने के लिए 3I रणनीति प्रस्तावित की है। वो 3I रणनीति होती क्या है देख लो। तो मध्यम आय के जाल से बचने के लिए विश्व बैंक ने एक व्यवहारिक 3I रणनीति प्रस्तावित की है। तो निवेश, पहला 3I में से फर्स्ट आई का है निवेश, इन्वेस्टमेंट। निम्न आय वाले देशों को मुख्य रूप से उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो निवेश को प्रोत्साहित करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो निम्न आय वाले हैं, मतलब जो निम्न आय वाले देश हैं जैसे, तो उनको निवेश वहां पे करना चाहिए, सॉरी उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो निवेश को प्रोत्साहित करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करती हैं। बुनियादी ढांचे का निर्माण, शिक्षा में सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना महत्वपूर्ण कदम है। तो ये पहले आई का मतलब है। दूसरा जल से सेकेंड आई है। जैसे जैसे देश निम्न मध्यम आय की स्थिति प्राप्त करते हैं, उन्हें अपनी रणनीतियों में विविधता लाने की आवश्यकता होती है। इस चरण में विदेशों से प्रौद्योगिकियों का अपनाना और उन्हें अर्थव्यवस्था में फैलाना शामिल है। नवाचार आवश्यक है। तो मतलब देखो इसमें क्या होता है, जब मध्यम आय धीरे धीरे बढ़ गई तो अब थोड़ा वैरायटी लाना जरूरी है। तो विदेशियों से आय प्राप्त करो, इन्वेस्टमेंट प्राप्त करो, उनकी प्रौद्योगिकियों को अपनाओ। तो इसे अर्थव्यवस्था में फैलना शामिल है, मतलब विस्तार की नीति अपनाना आवश्यक है, नवाचार भी आवश्यक है। तीसरा आई क्या है? नवाचार। उच्च मध्यम आय स्तर पर देशों को नवाचार को अपनाना चाहिए। इसका मतलब है अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और एक ऐसा परिस्थितिकी तंत्र बनाना जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो ये 3I रणनीति है, इनका मतलब आप लोग समझ लो, इसे वर्ल्ड बैंक ने प्रस्तावित किया है। ठीक है, चलो मध्यम आय के जाल से बचने के लिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एल्युमिनियम पृथ्वी की पपड़ी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। तो अच्छा, एल्युमिनियम क्या है? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है इसका परमाणु क्रमांक पहले तो। और ये सबसे प्रचुर नहीं, ये सेकंड मोस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड मोस्ट है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? फर्स्ट नंबर पे क्या है? फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? सिलिकॉन है। ठीक है ना? सिलिकॉन आपने सुना होगा, सिलिका, सिलिकॉन। ठीक है, तो एल्युमिनियम का प्लेस सेकंड नंबर पे है, सेकंड मोस्ट पाया जाता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। तो बताओ ये दूसरा है कि नहीं? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बट फर्स्ट गलत है। ठीक है, अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। और लाइम में किस नंबर पे है इंडिया का स्थान? और आयरन ओर में बताओ। तो लाइम और आयरन ओर का बताओ। ठीक है, तो लाइम में क्या है? लाइम में थर्ड नंबर पे है और आयरन ओर में फोर्थ नंबर पे है। लव लव एस्क में चौथे नंबर पे है भारत का स्थान, और चूना में, लाइम में थर्ड नंबर पे, और एल्युमिनियम में सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट नंबर 2 बस सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विथ रेफरेंस टू इंडियाज एक्वाकल्चर सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? भारत के जलीय कृषि क्षेत्र के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली और जलीय कृषि उत्पादक देश है।
तो क्या ये सही है, बताओ। हाँ ये बिल्कुल सही है, भारत में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन होता है। फ्रोजन झींगा भारत से सबसे बड़ा निर्यात किया जाने वाला समुद्री उत्पाद है, तो ये भी करेक्ट है जी। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या होगा, ये मछली उत्पादक, यार इसको रुक जा, ये वाला गलत है, इसको गलत कर लेना। ठीक है, ये मछली उत्पादक में कौन सा स्थान है, इसका तीसरा स्थान है। ठीक है, भारत का मछली उत्पादन में तीसरा स्थान है, और इसका ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 करेक्ट होगा। ठीक है, ये सही कर लेना अगर किसी ने गलत कर लिया हो। देखो क्या है, अभी न्यूज में क्या था, भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 2019-20 में 46,662.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 61,043.68 करोड़ रुपए हो गया है। जो समुद्री के खाद्य निर्यात होता है वो बढ़ गया है, मतलब। ठीक है, जो 30.81% की वृद्धि दर्ज करता है। इतनी वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, 30.81। भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली और जलीय कृषि उत्पादक देश है। ठीक है, तो इस वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो गया। यह कुल वैश्विक मछली उत्पादन का 7.96% हिस्सा है। यह उद्योग भारत में 28 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। भारत मुख्य रूप से जमे हुए झींगा, जो फ्रोजन झींगा मछली होती है, कटल फिश, स्क्विड, सूखे सामान और जीवित और ठंडे सामान का निर्यात करता है। इनमें से जमे हुए झींगा सबसे बड़ा निर्यातित समुद्री उत्पाद है, जो कुल मात्रा का 40% से अधिक और कुल निर्यात मूल्य का लगभग 67.22% योगदान देता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो न्यूज में अभी क्या हुआ, आरबीआई समझते हो, आरबीआई की स्थापना बता दो कब हुई थी। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को, है ना। इसकी स्थापना आप लोग कमेंट करो। ठीक है चलो, आरबीआई ने एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी बैंकों के लिए एनपीए प्रावधान मानदंडों में संशोधन किया है। एनपीए का क्या मतलब होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है सहकारी बैंकों के तुलना संबंध में। पहला, वे अपने सदस्यों के होते हैं जो बैंक के मालिक और ग्राहक दोनों होते हैं। यह अच्छा, इसमें देखो ये दिया नहीं है, चलो अपने से मार्क कर लो। तो वे अपने सदस्यों के होते हैं जो बैंक के मालिक और ग्राहक दोनों के होते हैं। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है जी। यह निर्णय लेने में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत काम करता है, ये भी सही है। ऋण देने के साथ साथ ये बैंक जमा भी स्वीकार करते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी वाला ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया में फॉक्सनट का सबसे बड़ा उत्पादक हो। तो फॉक्सनट किसे कहते हैं, ये मखाना को कहते हैं। मखाना समझते हो ना, मखाना खाते हो जो, इसको फॉक्सनट या फॉक्सनट भी कहते हैं। और इसका क्या नाम है कि इसको गोर्गन नट भी कहते हैं। तो गोर्गन नट भी इसको कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल नेम भी आपको वैसे जरूरी नहीं है, फिर भी लिख लो इसका बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, आप लोग इसकी स्पेलिंग ठीक से लिखना, EURYALA, यूरोलेफेरॉन। ठीक है, तो ये इसका बायोलॉजिकल नाम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, महाराष्ट्र भारत में फॉक्सनट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। बिहार आपका 80% उत्पादन करता है। तो जो 80% प्रोडक्शन होता है फॉक्सनट या मखाना का, वो बिहार से प्राप्त होता है आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ओनली केवल 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भूतापीय ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित होने के कारण भारत में भूतापीय ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। ये बिल्कुल सही बात है जी। मैं अभी आपको बताता हूं, चलो क्या ही दिखाऊंगा, मैं फिर भी कोशिश करूंगा दिखाने की। ठीक है, लद्दाख में पूगा घाटी भारत में सबसे आशाजनक भूतापीय स्थल है। तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए।
भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा का एक आधारभूत स्रोत है, जिसका अर्थ है कि यह बिजली की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगा। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और ये न्यूज में क्यों है ये क्वेश्चन? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने लगभग 10,600 मेगावाट भूतापीय ऊर्जा क्षमता की पहचान की है। देखो अब ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित होने के कारण। देखो इंडिया की क्या इंडिया का जो है ये सीन है इंडिया का, ठीक है। ये यूरेशियन है, तो ये कौन सी प्लेट हो गई? ये यूरेशियन प्लेट हो गई। देखो ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है। तो ये दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपस में यहाँ पे जो हिमालय है, ये नॉर्थ इंडिया का जो हिमालय वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे कन्वर्ज करती हैं। इस वजह से ये जियोथर्मल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की संभावना है। तो फेवरेट फॉर जियोथर्मल एनर्जी है ना, इस वजह से थर्मल एनर्जी भारत में अथाह है, ठीक है। तो ये वजह है। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INV-ITs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो INV-ITs को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, क्या ये सही है? बताओ। देखो INV-ITs एक प्रकार का निवेश साधन है जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए विभिन्न निवेशकों से धन एकत्र करता है। वे म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं। INV-ITs को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है, ठीक है, जो गठन और संचालन को नियंत्रित करने वाले नियम और विनिमय निर्धारित करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। और दूसरा क्या है? INV-ITs से होने वाली आय निवेशकों के हाथों से कर मुक्त होती है, जबकि कर मुक्त नहीं होती। क्या होती है? देखो आय नियमित आय माना जाता है और निवेशकों के आयकर स्लैब के अनुसार कर योग्य आय होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। थर्ड क्या है? INV-ITs को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम सारफेसी अधिनियम के तहत उधारकर्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये करेक्ट है आंसर, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 और 3, तो ए नंबर करेक्ट होगा। देखो सारफेसी अधिनियम के तहत INV-ITs को उधारकर्ता माना जाता है, जिसका अर्थ है कि डिफॉल्ट के मामले में ऋणदाता ट्रस्ट की परिसंपत्तियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नीलाम करके अपना ऋण निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जीएसटी के देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है, उनको देखना है। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो बताओ ये ऐसा है क्या? ठीक है तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 279A के तहत इसकी स्थापना की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल गलत है, फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं इसकी अध्यक्ष, है ना। आपको पता है ये वाला क्वेश्चन, तो फाइनेंस मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओनली 1। अच्छा जीएसटी के बारे में कुछ चीजें बता दो। देखो तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत 101वें संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से की गई है। और ये लागू कब से हुआ है? 2017 की 1 जुलाई से, ठीक है। तो ये लागू वाली डेट भी आपको याद रखना है नहीं 2016 में ही, ठीक है। 2016 में केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होती हैं। विवाद का समाधान कौन करता है? परिषद जीएसटी से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में भी यह कार्य करता है। केंद्र के पास कुल मतदान शक्ति का 1/3 हिस्सा होता है, जबकि राज्यों के पास सामूहिक रूप से 2/3। तो केंद्र के पास 1/3 होता है, जबकि राज्यों के पास 2/3 होता है, ठीक है, वोटिंग का अधिकार। तो चलो जीएसटी वाला क्वेश्चन हो गया आपका। चलो ठीक है।
और ये याद रखना यार, ये 101वां संशोधन है 2016 के तहत इसका माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बैड बैंक्स के संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स है, उनको देखना है। बैड बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो वाणिज्यिक बैंकों से बैड लोन खरीदती हैं। क्या ये सही है, बताओ? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बैड बैंक्स जमा, उधार या अन्य सामान्य बैंकिंग परिचालन नहीं करते, तो ये भी सही है। ठीक है तो इनके बारे में जान लो, बैड बैंक है क्या। तो बैड बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो वाणिज्यिक बैंकों से खराब ऋण खरीदती हैं। ठीक है, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनसे खराब ऋण खरीदती हैं, उनका प्रबंधन करती हैं, उन्हें बाजार में बेचती हैं और हस्तांतरित संपत्तियों को बेचने के लिए पैसे वसूलती हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत बैड बैंक जमा, उधार या अन्य सामान बैंकिंग संचालन नहीं करते। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू द कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कॉफी के प्रोडक्शन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स है, कथन है, उनको देखना है। तो भारत 2022-23 के दौरान दुनिया का छठा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है। तो बताओ छठा बना है या कुछ और बना है? तो ये छठा नहीं, इसका 8th नंबर पे है। ठीक है, ये 8th नंबर पे बना है 2022-23 के दौरान, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। क्या ये सही है? तो कर्नाटका लार्जेस्ट है क्या? तो कर्नाटका लार्जेस्ट है, बिल्कुल सही है। 70% जो कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटका से होता है। और इसके बाद कौन सा है? सेकंड नंबर पे कौन है? केरला है, यहां से 23% कॉफी मिलती है। और उसके बाद तमिलनाडु से 5%, बाकी थोड़ा बहुत जो बचा वो नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखना। तो स्टेटमेंट 2 बस सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अच्छा इंडिया में क्या है ना, इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ कॉफी होती हैं। तो 2 तरह की होती हैं कॉफी, दोनों के टाइप लिख लो। ये कभी कभी पूछेगा नहीं वैसे, बट की कॉफी इंडिया में पाई जाती है अरेबिका एंड रोबस्टा। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा देख लेना एक बार, आपको सुना सुना रहना चाहिए, बस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11th नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं। अब बताओ ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से, आरबीआई से उधार लेते हैं। ठीक है, तो आरबीआई जिस बैंक दर पर, तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं, जिस दर पर ये लोग, ये आरबीआई से पैसे लेते हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति के उच्च स्तर का सामना करने पर भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर बढ़ा देता है। रिवर्स रेपो दर बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, चलो देखो क्या अभी न्यूज क्या हुआ था, केंद्रीय बजट के बाद अपनी पहली बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 9वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। ये लगा देखो हर 2 महीने में चेंज होता है ये, और 9वीं बार 6.50 पर ही ये सीमित है। चलो रेपो दर क्या होता है ये भी जान लो। तो रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो देखो जैसे आरबीआई जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं। वाणिज्यिक बैंक को देश के केंद्रीय बैंक से ये ऋण प्राप्त करने के लिए सरकारी बॉन्ड या ट्रेजरी बिल जैसी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक रूप से जमा करने का आवश्यक होता है। ठीक है, और रिवर्स रेपो दर क्या होता है? रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, हमारे मामले में आरबीआई, मतलब जो हमारा है वो आरबीआई के दृष्टि से, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है। जब आरबीआई को उधार मिलता है वाणिज्यिक बैंकों से, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट RRR कहते हैं। जब आरबीआई देता है तो रेपो रेट कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना, कंफ्यूज मत होना यार। ठीक है, इसका उद्देश्य बाजार में तरलता को अवशोषित करना, जो निवेशकों के उधार लेने की शक्ति को सीमित में मदद करती है। जब मुद्रास्फीति के उच्च स्तर का सामना करना पड़ता है,
तो आरबीआई रिवर्स रेपो दर बढ़ा देता है। इस प्रकार बैंकों को आरबीआई के पास अधिक धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखो अब बताता हूं क्या होता है। देखो जब बैंक बहुत ज्यादा पैसा बाहर निकाल देते हैं तो आरबीआई क्या करता है यार कि तुम लोग मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें ज्यादा ब्याज दूंगा। तो सब ये बैंक फिर आरबीआई को पैसा देने लगते हैं उधार, जिससे इन बैंकों का फायदा होता है और जो मुद्रा की तरलता है, वो मुद्रा स्फीति है, उसका उच्च स्तर को कम करने में सहायता होती है। समझ गए आप लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू द कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कपास की सभी 4 प्रजातियां उगाता है। बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, कपास की 4 प्रजातियां, मैं उनके नाम लिखूं? चलो लिख देता हूं, आप लोग देख लेना, बट क्या ही है, इनको पूछा नहीं जाएगा आपको। एर्बोरियम पहली प्रजाति हो गई एर्बोरियम, दूसरी हो गई हर्बेशियम। ठीक है, ये दोनों एशिया में पाई जाती हैं। ठीक है, ये दोनों एशिया में पाई जाती हैं। और तीसरी कौन सी है? बारबेडेनू। ठीक है, बारबाडेनू, ये कहां पाई जाती है? इजिप्ट में पाई जाती है, मिस्र देश में पाई जाती है। और चौथी कौन सी है? चौथी है हिस्टम। ये आपको मैं क्या बताऊं, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हिसुटुम, ये यूएसए में पाई जाती है। ठीक है, तो इनको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो इनको। भारत दुनिया में कपास का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बिल्कुल गलत बात, ये सेकंड है इसका उपभोग में। प्रोडक्शन में भी सेकंड है और उपभोग में भी सेकंड है। ठीक है, देखो प्रोडक्शन कितना करता है? 23.83%, और सेकंड है वर्ल्ड में प्रोडक्शन में। कंजम्पशन में भी ये सेकंड नंबर पे है। और कितना कंजम्पशन करता है? 22.24%, और इसमें भी सेकंड इन द वर्ल्ड है। ठीक है, तो दोनों में सेकंड स्थान है, तीसरा नहीं है बिल्कुल भी। भारत में कपास पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है जी। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और ये कहां कहां उगाया जाता है? देखो एक तो पंजाब तो हो ही गया, हरियाणा भी हो गया, राजस्थान भी हो गया, ठीक है, गुजरात भी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो केरला हो गया। ये इतने स्टेट्स में कपास की खेती होती है। तो मेनली इंडिया में बहुत ज्यादा कपास की खेती की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है? तो इसका देखो सी होगा। पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती की जाती है। जब पशु, देखो मैं गाय तो नहीं बना सकता, बट ठीक है, ये सही है क्या? पशुपालन प्लस खेती, ठीक है, दोनों का एक साथ जब होता है उसे मिश्रित खेती कहते हैं। ये मत कहना कि यार एक खेती में 2-3 प्रकार की फसलें, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो और इनसे क्या होता है, जो पशुओं के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ खाद्य के रूप में होते हैं, और जो यहाँ इनका जो चारा वगैरह होता है वो पशु लोग खा लेते हैं। तो ये आपस में संबंधित भी हैं। तो इसी को मिश्रित खेती कहते हैं, पशुओं का पालन प्लस फसलों की एक साथ खेती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉन्ड यील्ड या बॉन्ड मूल्य के बीच संबंध को सही ढंग से वर्णित करता है? देखो तो ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड मूल्य विपरीत रूप से संबंधित है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स रूप से संबंधित है। अब जान लेते हैं ये है क्या। बॉन्ड यील्ड क्या है? किसी खास बॉन्ड में निवेश की गई पूंजी पर मिलने वाले रिटर्न को दर्शाता है। मतलब देखो जैसे ये कोई बॉन्ड है, इस पे आप लोगों ने कुछ पूंजी लगाई, इससे जो रिटर्न मिलता है ना उसको बॉन्ड यील्ड कहते हैं। ठीक है, इसका बॉन्ड की कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है। जो बॉन्ड प्राइस होता है तो ये ऐसा कुछ रिलेशन होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/, बॉन्ड प्राइस, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे बॉन्ड की कीमत बढ़ती है उसकी यील्ड घटती जाती है। मतलब ये अगर इंक्रीज होगा तो ये ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। और इसके विपरीत बॉन्ड मार्केट में यह संबंध बहुत जरूरी है, क्योंकि यील्ड में होने वाले बदलाव निवेशकों के लिए बॉन्ड की अपील को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड मूल्य में संबंध आपको पता चल गया। देखो तो बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
हाल ही में खबरों में रहा भौगोलिक संकेत जीआई टैग वाला पुरंदर अंजीर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो अभी क्या हुआ, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के पहले रेडी टू ड्रिंक अंजीर जूस को पोलैंड को निर्यात करने का सहायता की है। तो देखो, अंजीर का एक जूस बनाया गया जो रेडी टू ड्रिंक मतलब तुरंत पी सकते हो आप, उसको पोलैंड निर्यात करने में सहायता की है, तो इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। तो पुरंदर जीआई टैग वाला ये कहाँ का है, ये कौन से राज्य से संबंधित है, ये पहले ये बताओ। तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और ये है क्या, पुरंदर अंजीर है क्या? यह महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर तालुका में उगाया जाता है और इसे भारत के बेहतरीन अंजीरों में से एक माना जाता है। ठीक है, इसमें गूदा अधिक मात्रा में होता है, मतलब जो वो पल्प कम होता है, मतलब जो अंदर गूझा होता है ना, मतलब जिसको आप पल्प कहते हो। और यह विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। साथ ही इसका स्वाद बहुत ही मीठा होता है और इसका रंग आकर्षक बैंगनी होता है। ये विशेषताएं जलवायु कारकों, लाल काली मिट्टी और क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नमक रहित कुआं सिंचाई तकनीक के कारण होती है। 2016 में इसे जीआई टैग दिया गया था और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इतनी बातें आपको पुरंदर अंजीर के बारे में पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विथ रिस्पेक्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट क्या है, नरसिम्हन कार्य समूह 1975 ने आरआरबी की स्थापना की सिफारिश की थी, तो ये सही है। ठीक है, तो आरआरबी की स्थापना की सिफारिश नरसिम्हन कार्य समिति ने की थी। ठीक है, और दूसरा क्या है, आरआरबी का स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास संयुक्त रूप से होता है। तो ये भी सही है क्या? तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, और तीसरा क्या है, आरआरबी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा विनियमित किया जाता है और भारतीय रिजर्व द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। बिल्कुल गलत, नाबार्ड द्वारा इसकी गाइडेंस किया जाता है। ठीक है, निगरानी की जाती है, उल्टा लिख दिया इसने। और रिजर्व बैंक द्वारा इसको रेगुलेटरी, ये रिजर्व बैंक इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नियमित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 ओनली करेक्ट आंसर होगा इसका। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आप ये बताओ? 1882 में, है ना, जुलाई 1882 में। चलो क्वेश्चन नंबर 17। विथ रेफरेंस टू इरी सिल्क, इरी रेशम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसे दुनिया का एकमात्र शाकाहारी रेशम कहा जाता है क्योंकि कोकून के अंदर के पतंगे को नहीं मारा जाता। ये सही कह रहे हैं और मैं अभी दिखाऊंगा ये कैसे होता है। यह तमिलनाडु का भौगोलिक संकेत जीआई उत्पाद है। ये तो सही है कि गलत? ये बिल्कुल गलत है, मैं भी बताता हूँ ये कहाँ पाया जाता है। चलो देखो, ये जो होता है ना, ये होता है इरी रेशम, एरी सिल्क के नाम से जाना जाता है। एरी सिल्क को दुनिया का एकमात्र शाकाहारी सिल्क माना जाता है जहां यह अन्य सिल्क के विपरीत कोकून के अंदर मौजूद कीट को नहीं मारा जाता। इसके बजाय कीट स्वाभाविक रूप से कोकून से बाहर निकल जाता है और इसे उपयोग के लिए पीछे छोड़ देता है। ये देखो, ये इसने ऐसे रेशम को पीछे छोड़ दिया और ये खुद बाहर निकल रहा है, इसलिए इसे अहिंसा सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, एरी सिल्क को। ठीक है, यह उत्पाद मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और चीन और जापान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और यह असम का भौगोलिक संकेत जीआई उत्पाद है। तो कहां का है इस भौगोलिक? असम का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है इसका बताओ? विथ रेफरेंस टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, which of the following statements are correct? यह निवेशक को कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान करता है। गलत है ये। ठीक है, एफपीआई होल्डिंग्स में म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शामिल नहीं है, ये भी गलत है। तो होता क्या है ये? तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई क्या होता है? एफपीआई में दूसरे देश के निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियां और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं। यह निवेशक को किसी कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होता है।
एफपीआई होल्डिंग्स में स्टॉक, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शामिल हो सकते हैं। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अलग है, जो किसी विदेशी कंपनी या परियोजना में किसी अन्य देश के निवेशक, कंपनी या सरकार द्वारा किया गया स्वामित्व का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, ना तो ये सही है ना तो ये सही है, ठीक है। तो ये एफपीआई के बारे में सारी चीजें जान लेना यहां से। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, चलो 19 करते हैं। भारत में सॉरी, विथ रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। भारत में यह उद्योग मूल्य के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। सही है क्या, ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मूल्य के मामले में कौन सा स्थान है इसका, 14 इन वैल्यू, ठीक है। मूल्य में 14 है, और जबकि वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में कितना है, वॉल्यूम में इसका तीसरा स्थान है। तो वॉल्यूम में इसका तीसरा स्थान है, जबकि वैल्यू में, मूल्य के मामले में 14वां स्थान है। यह उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7.5% का योगदान देता है। तो ये भी गलत है। ये कितना पार्टिसिपेट करता है, 1.72% ऑफ जीडीपी, ठीक है। और फार्मा सेक्टर, मतलब ये फार्मा सेक्टर 1.72% जीडीपी में इसका पार्ट होता है। तो ये आपको याद रखना, वैल्यू कितनी है इंडिया में, कितनी वैल्यू है फार्मा सेक्टर की। इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की वैल्यू है $50 बिलियन, ठीक है। तो इतनी काफी होता है। और ये देखो, मूल्य के वैल्यू के रूप में इसका 14वां स्थान है, जबकि वॉल्यूम के रूप में इसका तीसरा स्थान है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। जो सही है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भुगतान पास की सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल गलत। इसको किसने लॉन्च किया था, इसको मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया, इसको मास्टर कार्ड ने, ठीक है। तो मास्टर कार्ड द्वारा लॉन्च किया गया। यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों का लाभ उठाकर पारंपरिक पासवर्ड की जगह लेता है। देखो, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 2, मतलब स्टेटमेंट जो 2 है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, जो आपके पासवर्ड होते हैं ना, 1 2 3 4 जो डालते हो, 4 0 डालते हो या पैटर्न बनाते हो कोई, तीन सबको एथेंटिकेट करेगा और आपको बायोमेट्रिक फेस लॉक या फिंगरप्रिंट द्वारा ये सीधे ओपन करेगा। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया था ना iOS 18 में, ये व्यवस्था कर दी गई है, पासकी की व्यवस्था कर दी है। आपके सारे पासवर्ड सेव हो जाएंगे, ठीक है। एथेंटिकेशन द्वारा सारे पासवर्ड सेव हो जाएंगे और हर ऐप या फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपका फेस लॉक या फिंगरप्रिंट लगाने से सब कुछ खुल जाएगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम होगा, ठीक है। ये चलो क्वेश्चन नंबर 21, इसका क्या आंसर है, तो which of the following statements is correct about the वधवन पोर्ट, ठीक है। वधवन पोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह महाराष्ट्र का पहला प्रमुख बंदरगाह होगा। इसे भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत विकसित किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण किस परियोजना में 26% हिस्सेदारी है। वधवन बंदरगाह को जमींदार बंदरगाह मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। तो कौन सा सही है, तो यही सही है। वधवन बंदरगाह को जमींदार बंदरगाह मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। और अभी लेटेस्ट में न्यूज पे क्या है, पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट। तो अभी इसका फाउंडेशन रखा गया था, ठीक है। वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट का पीएम मोदी द्वारा फाउंडेशन किया गया। तो वधवन बंदरगाह को जमींदार बंदरगाह मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा, ये ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में जान लो। महाराष्ट्र के तीसरे प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के उद्देश्य से पहला नहीं, ये 3rd नंबर का होगा, ठीक है। उद्देश्य से वधवन बंदरगाह परियोजना की शुरुआत 2015 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से की गई। तो 1908 में नहीं, ये 2015 के समझौते से हुई है इसकी स्थापना।
यह परियोजना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के बीच एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें जेएनपीए की 74% हिस्सेदारी और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड की 26% हिस्सेदारी है। तो ये दो लोगों की हिस्सेदारी में बन रहा है, ठीक है ये। और इसमें क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण की इस परियोजना में 26% हिस्सेदारी है, जबकि 26 नहीं, कितनी है, 74, और 26% महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड की 26% हिस्सेदारी है। इस बंदरगाह को जमींदार बंदरगाह मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसके तहत निजी खिलाड़ी परिचालन पहलुओं को संभालते हैं, जबकि बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक और जमींदार के रूप में कार्य करता है। और इसका महत्व क्या है, बंदरगाह मध्य एशिया और रूस के साथ भारत की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देगा। तो इतनी बातें आपको याद रखना। वधवन पोर्ट की स्थापना कहां होगी, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, which among the following are growth drivers of the fintech sector of India? निम्नलिखित में से कौन भारत में फिनटेक क्षेत्र के विकास चालक हैं? जनसांख्यिकी, इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन पहल। इसका आंसर बताओ। तो इसके चारों ही इसके विकास के चालक हैं, ठीक है। भारत में फिनटेक क्षेत्र वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने, नवाचार करने और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 एंड 3, 4। तो चलो इसके बारे में जान लेते हैं। फिनटेक के विकास चालक कौन कौन से हैं। पहली तो डिजिटल अवसंरचना, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी आधार, यूपीआई, भारत बिल भुगतान, जीएसटी, ये सब डिजिटल अवसंरचनाएं हैं फिनटेक के क्षेत्र के लिए। और तकनीकी नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों द्वारा संचालित नए व्यवसाय मॉडल का कार्यान्वयन। बढ़ती इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच का मतलब क्या है, भारत में पहले से ही वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है और यह दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता बाजार है। ओके। और अनुकूल जनसांख्यिकी क्या है, वर्ष 2020 में भारत की 68% आबादी युवा है और इसकी 55% आबादी 20 से 59 आयु वर्ग की आबादी में है। अनुमान है कि 2025 तक यह कुल आबादी का 56% हो जाएगा। 2030 तक भारत में 140 मिलियन मध्यम आय और 21 मिलियन उच्च आय वाले परिवार जुड़ेंगे, जो भारतीय फिनटेक क्षेत्र की मांग और वृद्धि को बढ़ावा देंगे। वित्तीय समावेशन पहल पीएमजेडीवाई, डीएवाई, एनआरएलएम, ठीक है। चलो ये सब कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो हैव अ गुड डे।